Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. So the dear students, welcome again to the Al-Munir Science Academy. मैं हूं सिकंदर हयात, आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चे आज अपना नेक्स्ट लेक्चर जो है अबाउट द सेल एज अ यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन। तो बच्चों सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमने पहले दो तीन लेक्चर्स जो पहले पढ़े हैं इनमें हमने सेल के बारे में बहुत ज्यादा चीजें डिस्कस की हैं, ठीक है। और उसमें हमने ये भी साबित किया था या प्रूफ किया था कि भाई सेल एक स्ट्रक्चरल यूनिट है और फंक्शनल यूनिट है, ठीक है। मतलब बॉडी का एक यूनिट है, ठीक है, जो स्ट्रक्चर भी जो है ना बनाता है और आपके बॉडी के अंदर फंक्शन भी करेगा। लेकिन आज हम इसको बेसिकली एज ए टॉपिक पढ़ रहे हैं तो हम इसको ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात बच्चों ये है कि आपने अगर पिछले लेक्चर नहीं सुने तो उसको देख के आना। इसकी रीजन ये है कि हमारी जो स्टोरी बनी हुई है वो टूटे नहीं, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले ये कि हमने चीजें जो है ना वो प्रूफ क्या करनी है कि सेल है क्या, यूनिट है। कौन सा यूनिट है? स्ट्रक्चरल यूनिट है और साथ में फंक्शनल यूनिट है। इसका मतलब ये तीन चीजें हमने एक्सप्लेन करनी है। तो सबसे पहली बात बच्चों ये है कि भाई अगर आपसे पूछ जाए यूनिट क्या है तो एक दीवार है, उसका यूनिट एक ईंट होती है। मतलब जो चीज छोटी होती है वो किस चीज का यूनिट होता है। तो हमने ये देखना है कि बॉडी के अंदर जो सेल है इसको हमने कहा है ये यूनिट है। इसका मतलब ये तो छोटा होगा सबसे। समझ आई मेरी बात की? क्योंकि अब जब हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में देखते हैं तो हमें पता चलता है सबसे छोटी चीज तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं और सबसे बड़ी चीज क्या है? इंडिविजुअल या ऑर्गेनिज्मिक लेवल है। तो सेंटर में आ रहा है सेल यहां पे। तो सेल को वो इधर कह रहा है कि आपने ये बताना है कि सेल एक यूनिट है। अरे बच्चे यूनिट तो छोटा होगा, इसका मतलब उससे छोटी तो कई चीजें ऊपर, जैसे ऑर्गेनेली, मॉलिक्यूल्स, एटम और सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो क्या ये नहीं यूनिट्स होंगे? तो इसकी रीजन ये है, इसका आंसर ये है कि यहां से लेके यहां तक, मतलब सब एटॉमिक पार्टिकल से स्टार्ट होके टिल एटम से ऊपर तक, जैसे ये ऑर्गेनेली लेवल तक, ये सारे के सारे नॉन लिविंग। क्या मैंने आपको क्या बताया कि ये नॉन लिविंग है। इसके बाद देखा जाए तो ये सारे के सारे हैं लिविंग। इसका मतलब लिविंग में सबसे छोटी चीज क्या है? सेल। क्योंकि ऊपर से आप नीचे आओ तो छोटी से बड़ी की तरफ जा रहे हो। तो लिविंग में सबसे छोटी चीज क्या है? सेल। सो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि ये वाले भी छोटे हैं बट ये यूनिट्स नहीं है। यूनिट्स क्यों नहीं है? क्योंकि ये लिविंग नहीं है। और चूंकि हम बायोलॉजी के अंदर लिविंग के बारे में डिस्कस करते हैं तो इसका मतलब लिविंग यहां से स्टार्ट हो रहा है और सबसे छोटा भी है, इसको हम कहेंगे ये क्या है? ये यूनिट है। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि हमने ये प्रूफ करना है कि सेल जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं वो एक स्ट्रक्चर भी बनाते हैं और फंक्शन भी करते हैं, ये हमने देखना है। तो बच्चों सबसे पहले तो देख लेते हैं कि हमने जो कहा था जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो वो देखा था, वो होते प्लांट्स, वो एनिमल्स हैं, फंजाई और बैक्टीरिया, ठीक है। ये वाले जो हैं ये हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। अब बच्चे ये आप कहेंगे सर ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से देखा जाए तो ये कहां पे है? बेटे ये सबसे, क्योंकि सबसे बड़ी चीज है ना, प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं, वो इंडिविजुअल लेवल होता है, ठीक है, वो ऑर्गेनिज्मिक लेवल होता है। अब ये ऑर्गेनिज्मिक लेवल का हमें पता है कि ये चार हैं, मतलब प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई और बैक्टीरिया, चार जो है ना वो ऑर्गेनिज्मिक लेवल तक या इंडिविजुअल लेवल तक आते हैं। हमने देखना है सेल के बारे में, तो इसका मतलब हम यहां से मूव करके सेल तक जाएंगे। आपकी बुक के अंदर डायरेक्ट सेल के बारे में बता रहे हैं, लेकिन अगर आपने कॉन्सेप्ट से पढ़ना है तो फिर आपको यहां से लेके यहां तक की डिटेल पता होनी चाहिए, ठीक है। अब मैं आपसे कहता हूं कि हमारे पास इंडिविजुअल्स में देखा जाए तो हमारे पास आते हैं जी प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई और बैक्टीरिया। अब आपकी बुक के अंदर डिस्कशन जस्ट है किसकी? प्लांट्स और एनिमल्स की। तो फंजाई और बैक्टीरिया को हम भी डिस्कस नहीं करेंगे। वैसे मैं आपको ओवरऑल बता देता हूं कि इनमें जो बैक्टीरिया होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, प्लांट्स, फंजाई और जो है वो एनिमल्स वो होते हैं मल्टी सेलुलर। तो इसका मतलब हमारे पास ज़हन में ये वाली बात आ गई कि बैक्टीरिया के अंदर जो सेल है वो इसके बाद वाली ऑर्गेनाइजेशन ये नहीं पाई जाएगी। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर तो टिश्यू पाया ही नहीं जाएगा। रीजन ये है कि क्योंकि टिश्यू बनता है सेल्स के मिलने से। अब उनके अंदर सिर्फ है ही एक सेल, जब एक ही सेल है तो वो कभी भी टिश्यू नहीं बनाएगा। जब टिश्यू नहीं है तो ऑर्गन नहीं है, ऑर्गन नहीं है तो ऑर्गन सिस्टम नहीं है। तो इसका मतलब बैक्टीरिया के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन पाई जाती है यहां से लेके यहां तक पाई जाती है, इसके नीचे लेवल वाली ऑर्गेनाइजेशन बैक्टीरिया के अंदर नहीं पाई जाएगी। फंजाई इसी तरह डिस्कस करें तो फंजाई बेटा होते हैं मल्टी सेलुलर। लेकिन हमारा जो मेन कंसंट्रेशन है वो प्लांट्स पे और वो एनिमल्स पे है। तो सबसे पहले मैं कहता हूं मैं एक इंडिविजुअल लेता हूं, और वो कौन से? आपने सर आपने फंजाई कह दिया कि नहीं हम डिस्कस करेंगे, बैक्टीरिया के बारे में मैंने आपको थोड़ी इंफॉर्मेशन दे दी, लेकिन हम देखते हैं एक एनिमल्स के बारे में। ले जी, मैं कहता हूं जी ये एनिमल है। इंडिविजुअल कौन सा लिया जी? एनिमल। और एनिमल ही किंगडम के अंदर आते हैं ह्यूमंस। मैं कहता हूं ह्यूमन के बारे में आप देख लें।
ह्यूमन क्या, और बच्चों ये आप ऑलरेडी जानते हैं कि टिश्यूज मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन्स, ऑर्गन्स मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम मिलके क्या बनाते हैं, इंडिविजुअल्स। तो इसका मतलब एक टिश्यू के अंदर बहुत ज्यादा सेल्स होंगे, और इसी तरह एक ऑर्गन्स के अंदर बहुत ज्यादा टिश्यूज होंगे, और ऑर्गन सिस्टम के अंदर बहुत ज्यादा ऑर्गन्स, और इसी तरह एक इंसान के अंदर या एक इंडिविजुअल के अंदर बहुत ज्यादा ऑर्गन सिस्टम्स होंगे। तो हमने एक जो है लिख लिया है ह्यूमन, जो कि एक इंडिविजुअल है। तो आइए देखते हैं क्या इसके अंदर डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स कौन से हैं। लेकिन जी मैं कुछ एग्जांपल्स लिखता हूं आपके सामने। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा क्या, डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। उसके बाद मेरा जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम, सेम एज इट मैं कहता हूं नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, और इसी तरह बच्चों जी हम लिख लेते हैं जी नर्वस भी, डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, नर्वस, एंडोक्राइन हो गया, और बेटा आप रिस्पायरेटरी सिस्टम लिख लें, और मस्कुलर सिस्टम लिख लें। ये जो मैंने चंद एक सिस्टम्स लिखे हैं, और ये सारे के सारे सिस्टम्स ह्यूमंस में पाए जा रहे हैं, मतलब एक इंडिविजुअल के लेवल पे पाए जा रहे हैं। तो इसका मतलब वाकई ये बात ठीक है कि डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स मिलके एक इंडिविजुअल बनाते हैं। अब अब आते हैं कि मतलब हम यहां से यहां तक पहुंच गए, मतलब इंडिविजुअल लेवल से हमने ऑर्गन सिस्टम लेवल तक पहुंच गए हैं। हमने जाना कहां तक है, सेल तक, और फिर वहां पे जाके हम बताएंगे क्या ये वाकई स्ट्रक्चर बनाते हैं और फंक्शन करते हैं या नहीं। ठीक है, तो देखें बच्चों, अब हमने ऑर्गन सिस्टम्स लिख लिए हैं। आप कहेंगे सर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रहे हैं, तो अब इस ऑर्गन सिस्टम, चूंकि एक ऑर्गन सिस्टम मिलके बनता है डिफरेंट ऑर्गन्स से। जैसे अब आप कहें ना डाइजेस्टिव सिस्टम आपका है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में आपके पास क्या आता है जी, आपके डिफरेंट ऑर्गन्स कौन से आते हैं, आपकी टंग, आपका जो माउथ जिसमें आते हैं, ठीक है, आपके एसोफेगस, आपका स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सारी के सारे जो ऑर्गन्स हैं ये मिलके क्या बनाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, जो कि एक ऑर्गन सिस्टम है बच्चों। इनमें से मैं कोई एक ऑर्गन ले लेता हूं, मतलब इस डाइजेस्टिव सिस्टम के इतने ज्यादा ऑर्गन्स में से मैं किसी एक ऑर्गन के बारे में डिस्कस डिस्कस करता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल जी मैं कह लूं जी स्टमक। अब वो ऑर्गन किसका बना होगा, वो टिश्यूज का, और वो टिश्यूज किसके मिलकर बने होंगे, वो सेल्स के। तो हम देखें हमने इंडिविजुअल्स में इतने ज्यादा ऑर्गन सिस्टम्स लिखे, उन ऑर्गन सिस्टम्स में से मैंने मैंने क्या कहा जी, डाइजेस्टिव सिस्टम लो। डाइजेस्टिव सिस्टम क्योंकि एक ऑर्गन सिस्टम की एग्जांपल है, और इसके अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स हैं। अब इन ऑर्गन्स में से मैंने एक ऑर्गन सेलेक्ट किया, जैसे स्टमक। अब स्टमक किससे बना होगा, स्टमक के टिश्यूज और स्टमक के सेल्स से। तो देखिए मैं लिख लेता हूं जिसके यहाँ पे स्टमक सेल, स्टमक सेल लिख लेते हैं। उसके बाद लिख ले बच्चे आप कि मैं कहता हूं जी आपका सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या करता है, आपकी बॉडी के अंदर ब्लड की सर्कुलेशन करवाता है। जब भी ब्लड की सर्कुलेट करने की बात आई तो आपके जेहन में फौरन हार्ट के जेहन में आता है, आपके अंदर आता है ब्लड कैपिलरीज के बारे में, वेन्स और आर्टरीज के बारे में आता है, आपके ब्लड सेल्स के बारे में आपके जेहन में आता होगा। तो ये सारे ऑर्गन्स मिलकर क्या बना रहे हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम। इनमें से मैं किसी एक ऑर्गन की बात कर देता हूं, जैसे मैं कहूं ब्लड सेल। तो इसका मतलब वो किसका पार्ट है, वो सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे भी एक सेल लिख लेता हूँ, वो क्या है जी, ब्लड सेल, ब्लड सेल्स। और इसी तरह जी नेक्स्ट देख लें, नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या करता है, बॉडी के अंदर कोऑर्डिनेशन करता है। जैसे मैं आपसे कहूं कि मुझे यहाँ पे किसी ने टच किया है, ठीक है, तो मुझे पता चल जाता है, उसके बाद मैं रिस्पॉन्स शो कर सकता हूँ। तो ये सारा काम इस ये चूंकि एक सिस्टम है और ये डिफरेंट ऑर्गन्स से बना है। और वो ऑर्गन्स कौन से हैं, जैसे मेरी स्किन ऑर्गन है, उसके अलावा मेरे आईज, नोज, मेरे ईयर्स, वो सारे के सारे ऑर्गन्स हैं। हमारे जो है ना वो कोऑर्डिनेटर्स में देखा जाए तो हमारा ब्रेन और हमारे स्पाइनल कार्ड ये ऑर्गन्स हैं। उसके बाद इफेक्टर्स में देखा जाए तो हमारे मसल्स ऑर्गन्स हैं। तो ये सारे मिलके क्या बना रहे हैं, वो बना रहे हैं जी नर्वस सिस्टम्स। अब नर्वस सिस्टम का ही पार्ट, इस सेल्स की मैं बात करूं तो कहता हूं नर्व सेल्स, जो यहां से लेके मैसेज, यहाँ पे नर्व सेल्स इस तरह अटैच होते हैं, जो यहां से मैसेज लेके ब्रेन तक जाएंगे, और फिर वहां से ब्रेन से मैसेज आएगा इन मसल्स के पास, और मैं कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करूंगा। तो इसका मतलब अगर मैं कहूं नर्व सेल, तो वो किसका पार्ट है, वो नर्वस सिस्टम का पार्ट। लें जी नर्व सेल के बारे में लिख लें, नर्व सेल। इसी तरह आप देखें एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम के अलावा दूसरा एक सिस्टम है जिसको हम कहते हैं एंडोक्राइन सिस्टम, जिसमें हम देखते हैं कि नर्व्स या कोऑर्डिनेटर या रिसेप्टर या इफेक्टर नहीं आते। उसमें क्या आता है, उसमें ग्लैंड्स होते हैं जो हार्मोन्स खारिज करेंगे, वही हार्मोन्स जाके कोई ना कोई काम करवाएंगे। तो इसका मतलब ग्लैंड्स क्या है, क्योंकि ग्लैंड्स वो ऑर्गन्स हैं जो किसका पार्ट है, ऑर्गन सिस्टम का। मतलब एंडोक्राइन सिस्टम तो ऑर्गन सिस्टम हो गया, लेकिन इसके ऑर्गन्स कौन कौन से हैं, वो ग्लैंड्स, और उनके जो सेल्स होंगे वो क्या होंगे बेटे, ग्लैंड सेल्स। तो लिख लीजिए आप ग्लैंड सेल्स।
सेल्स। और इसी तरह आप देखें जी मस्कुलर सिस्टम, कौन सा बेटा, मस्कुलर सिस्टम, जिसमें हम कहते हैं हमारी बॉडी की मूवमेंट होती है, तो उसमें हमारे ऑर्गन्स कौन कौन से आते हैं, मसल्स, जैसे कार्डिक मसल्स, ठीक है, स्मूथ मसल्स या स्केलेटल मसल्स, वो ऑर्गन्स हैं, और उनके सेल्स क्या होंगे, मसल सेल्स। तो इसका मतलब मैं लिख लेता हूँ जी मसल सेल्स। तो बच्चे ये देखिए हम डायरेक्ट सेल पे नहीं पहुंचे, हमने पहले एक इंडिविजुअल लिया, वो कौन सा लिया जी, वो एनिमल या ह्यूमन जैसे आप कह लें। अच्छा, उसके बाद में फिर हमने उससे ऊपर वाले लेवल में गए ऑर्गन सिस्टम, वो हमने डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स लिए, फिर उन डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स में से भी हमने कुछ ऑर्गन सेलेक्ट किए, जैसे इसका स्टमक में हमने सेलेक्ट किया था, इसका जो है ना सर्कुलेटरी सिस्टम का हमने ब्लड लिया था, इसका नर्वस सिस्टम के हमने नर्व्स ली, इसके ग्लैंड्स लिए, तो उनके बाद में हम फिर सेल्स तक पहुंचे। तो इसका मतलब यहां से लेके हम यहां तक पहुंचे, इसका मतलब अब हम सेल तक पहुंच गए। अब सेल तक बेटा हम पहुंच गए, तो इसका मतलब इनके फंक्शंस देखने, हमने तो देखना था कि सेल एक यूनिट है, वो हमने प्रूफ कर दिया था। उसके बाद बच्चों सेल अगर यूनिट है, तो सेल के बाद अब देखो क्या ये बॉडी का स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो डेफिनेटली बनाते हैं। भाई हमारी बॉडी भी तो जाइगोट से ही बनी है ना, जो एक सेल था उसकी डिवीजन के बाद नए सेल्स बनते गए और आज हमारी बॉडी नजर आ रही है। तो इसका मतलब सेल्स तो वाकई ही बनाते हैं, इसका मतलब स्ट्रक्चर भी कौन बना रहा है, वो सेल्स ही बना रहे हैं। अब आए फंक्शन के बारे में, तो बेटा ये जो फंक्शन, जैसे स्टमक के सेल्स हैं, स्टमक के सेल्स, हम सेल तक पहुंच गए, तो अब इनके फंक्शंस देखते हैं, क्या ये फंक्शन करते हैं या नहीं। बेटा ये क्या करते हैं, ये पेप्सिन खारिज कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे प्रोटीन की डाइजेशन करनी है। तो इसका मतलब इसका काम क्या है, पेप्सिन को खारिज करना। ब्लड सेल्स में देखा जाए, अगर ब्लड सेल रेड ब्लड सेल है, तो रेड ब्लड सेल का काम क्या है, बॉडी को ऑक्सीजन प्रोवाइड करना। उसके बाद अगर वो व्हाइट ब्लड सेल है, तो उसका काम क्या है कि वो बॉडी को ऑक्सीजन नहीं, बल्कि वो बॉडी का इम्यून सिस्टम सही करेगा। लेकिन अगर वो प्लेटलेट्स हैं, तो वो बॉडी के अंदर ब्लड क्लॉटिंग करवाएगा। तो इसका मतलब ये सेल्स, चाहे ब्लड सेल्स में कोई भी ब्लड सेल हो, वो डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म कर रहा है। सेम एज इट नर्व सेल, बच्चों नर्व सेल का क्या काम था, वो यहां से लेके मैसेज ब्रेन तक जा रहा था, इसका मतलब वो मैसेज लेके जा रहा है, और मैसेज किस फॉर्म में जाता है, इन द फॉर्म ऑफ द नर्व इंपल्स। नर्व इंपल्स की फॉर्म में वो मैसेज लेके जा रहे हैं। सेम एज इट देखिए जी ग्लैंड सेल्स, ग्लैंड सेल्स का काम क्या था, सेक्रीशन खारिज करना। मतलब कोई भी ग्लैंड है ना, उसने कोऑर्डिनेशन करनी है, तो बेटा उसको कोऑर्डिनेशन करवाने के लिए कोई ना कोई हार्मोन खारिज करना पड़ेगा, तो इसको हम कहते हैं इट इज कॉल्ड द सेक्रीशन। नेक्स्ट देखिए मसल सेल्स, मसल सेल्स हमारी बॉडी में कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन, जैसे ये मेरी बॉडी है, इसमें मूवमेंट जो हो रही है, मूवमेंट किसके जरिए हो रही है, यहाँ पर मसल्स हैं बाइसेप्स और ट्राइसेप्स, इनमें एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, दूसरा रिलैक्स कर रहा है, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर मूवमेंट हो रही है। तो आप देख रहे हैं कि हर ऑर्गन जो बेटे, इसका मतलब मैं ये कहूंगा अगर स्टमक काम कर रहा है, तो स्टमक एक्चुअली काम नहीं कर रहा, उसके सेल्स काम कर रहे हैं, तो उस तरह का स्टमक काम कर रहे हैं। उस तरह अगर ब्रेन काम करता है, तो वो ब्रेन एक ऑर्गन है, तो उसके सेल्स काम करते हैं, वो इसी वजह से जब सेल्स काम करेंगे तो ब्रेन काम करेगा। ये भाई मैं जैसे कहूँ ना, साबुन बनाने वाली इंडस्ट्री है, उसमें साबुन कौन बना रहा है, उसके वर्कर्स है ना, तो एक्चुअली वो वर्कर्स को हम बात नहीं करते, हम कहते हैं ये फैक्ट्री साबुन वाली है। इसी तरह जब स्टमक एक ऑर्गन है ना, इस ऑर्गन के सेल्स काम करते हैं। इसी तरह मैं और डिफरेंट एग्जांपल्स दूं, जैसे मैं कहूँ जी हार्ट, हार्ट अगर ब्लड पंप करता है, तो ब्लड हार्ट पंप इसलिए करता है क्योंकि उसके सेल्स उस तरह के काम कर रहे हैं। तो आपने डिफरेंट ऑर्गन्स वाले सेल्स निकाल के देखे, तो आपको पता चला है कि सेल्स तो बहुत ज्यादा फंक्शन कर रहे हैं। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि सेल एज अ फंक्शनल यूनिट भी काम करता है। यूनिट तो है ही, स्ट्रक्चर भी बनाते हैं और फंक्शन भी करते हैं। बेटे ये तो थी हमने एनिमल्स के बारे में बात की। आप कहेंगे सर बाकी, बाकी जैसे फंजाई, हमने कहा हमने डिस्कस नहीं करना, बैक्टीरिया नहीं किया, एनिमल्स के बारे में बात कर ली हमने, हमने डिफरेंट इसके ऑर्गन सिस्टम्स लिखे, ऑर्गन्स लिखे, फिर उनके बारे में तज़किरा किया। अब आइए जरा प्लांट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो मैं आपके सामने एक प्लांट बनाता हूँ, जैसे मैं कहता हूँ ये है मेरे पास एक प्लांट, बेटे ये प्लांट है, इसकी ये रूट्स हैं। अच्छा ये एक इंडिविजुअल है, क्योंकि प्लांट एक क्या है, इंडिविजुअल। तो हम करेंगे इसी तरह, जिस तरह हम प्लांट एनिमल्स में इंडिविजुअल से सेल लेवल तक गए हैं, इसी तरह हम प्लांट्स के अंदर भी इंडिविजुअल से सेल लेवल तक जाएंगे। तो देखते हैं, अब ये एक इंडिविजुअल है, आप कहेंगे सर इसके इससे छोटा लेवल कौन सा आया था, ऑर्गन सिस्टम, जैसे ये था। तो प्लांट के अंदर ऑर्गन सिस्टम लेवल नहीं होता, तो इसका मतलब इसको तो मैं कहूँ ये कैंसिल, क्यों, क्योंकि इसके अंदर ऑर्गन सिस्टम लेवल नहीं होता। नेक्स्ट आएंगे ऑर्गन्स, तो इसके अंदर बेटे ऑर्गन्स होते हैं। ये पूरा का पूरा प्लांट एक इंडिविजुअल है, इसके अंदर ऑर्गन्स कौन कौन से हैं, रूट्स ऑर्गन्स हैं, ठीक है, ये वाली रूट्स ऑर्गन्स हैं, लीव्स ऑर्गन्स हैं, स्टेम ऑर्गन है, ठीक है। तो इसका मतलब मैं ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने लगा हूं कि अगर आपसे पूछा जाए रूट क्या है, तो आप फौरन कहे सर ये ऑर्गन है। स्टेम क्या है, ये ऑर्गन है। लीव्स या रूट या स्टेम ये सारे क्या हैं,
ऑर्गन्स एक्चुअली हमारे बच्चों को पता ही नहीं होता। अगर मैं आपसे पूछूं ना, किसी बच्चे से पूछ लूं कि भाई आप मुझे बताओ कि लीफ क्या है, तो वो फौरन से मुझे कहेगा सर लीफ का काम है फोटोसिंथेसिस करना, मतलब खुराक बनाना। अरे आपसे नाम पूछा जा रहा है, आप तो काम बता रहे हो। तो असल में जो नाम है उसका लीफ तो है ही, लेकिन बायो के हिसाब से हमारे पास एक ऑर्गन है। इसी तरह अगर स्टमक के बारे में बात की जाए एनिमल्स में, तो वो फौरन कहेगा सर इसका काम डाइजेशन करना है। डाइजेशन मैंने पूछा ही नहीं है, मैंने आपसे पूछा ये है क्या, आपसे पहले नाम पूछा जाए तो आप काम नहीं बताओगे, पहले आप नाम बताओगे। इस तरह हार्ट हमारा एक ऑर्गन है। तो असल में हमें अगर ये चीज क्लियर होगी तो हम बता सकते हैं कि हमारा हार्ट क्या है, हमारा ब्रेन क्या है। इसी तरह अगर प्लांट्स में देखा जाए तो रूट, स्टेम या लीव्स ये है क्या। तो ये एक प्लांट है जो कि इंडिविजुअल है, इसके 3 ऑर्गन्स मैंने आपके सामने लिखे हैं। अब इन तीनों ऑर्गन्स, जो कि ऑर्गन्स तो किसके बने होते हैं, वो टिश्यूज के बने होते हैं, तो इनके टिश्यूज भी ड्रा करते हैं। जैसे मैं कहता हूँ ये स्टेम के बारे में बात करें, स्टेम एक ऑर्गन है तो ये टिश्यूज से बना है, तो डेफिनेटली ये टिश्यू से बना है। इसके अंदर टिश्यूज है, मैं ये कहता हूँ जी ये एक टिश्यू है और सिमिलरली उधर है दूसरा एक और टिश्यू है, ठीक है। 2 टिश्यूज यहाँ पे मैंने बनाए हैं। अब जो टिश्यूज में से एक को मैं कह लेता हूँ जाइलम और एक को मैं कहता हूँ जी फ्लोएम। और ये बेटा सिर्फ स्टेम में ही नहीं होता, ये लीव्स में भी पाए जाते हैं, ये रूट्स में भी पाए जाते हैं, क्योंकि वो भी तो ऑर्गन्स ही है ना। लेकिन मैंने तज़किरा सिर्फ कर रहा हूँ स्टेम का, इसकी रीजन ये है क्योंकि हमने बेसिकली यहाँ से यहाँ तक पहुंचना है, तो हम सभी का डिस्कस करेंगे तो ज्यादा डिटेल में हो जाएगा। अब देखिए जो जाइलम है वो एक टिश्यू है, उसका काम क्या है, नीचे से पानी का या साल्ट को ऊपर लेके जाना। पानी के साथ साथ जो डिजोल्व साल्ट होते हैं ना मिले हुए, इनको लेके जाता है ऊपर। आप सर ऊपर क्यों लेके जा रहे हैं, क्योंकि इसकी रीजन ये है कि पूरे के पूरे प्लांट बॉडी को पानी की जरूरत है। और अगर लीव्स देखे जाएं तो वो होते हैं ऊपर और वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। अगर आप फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन देखो तो आपको पता चलेगा कि वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए और वहां पे वाटर भी चाहिए। अब वाटर तो नीचे से जाएगा ऊपर, कार्बन डाइऑक्साइड वो एयर से लेंगे तो वो फोटोसिंथेसिस करेंगे। तो ओवरऑल मैं आपको ये भी बताऊंगा कि भाई जो पानी नीचे से ऊपर जा रहा है वो कौन लेके जा रहा है, वो लेके जा रहा है जाइलम। और ऊपर फूड बन गई है, लेकिन फूड की जरूरत तो नीचे भी है, तो ऊपर से फूड को नीचे लेके आना, इसको हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन ऑफ द फूड। तो बेटे ये ऊपर से जो नीचे फूड लेके आ रहा है, ये लेके आ रहा है फ्लोएम। तो जाइलम नीचे से पानी या और साल्ट्स को ऊपर लेके जा रहा है, फ्लोएम ऊपर से क्या कर रहा है, फूड को नीचे लेके आ रहा है। तो ये दोनों टिश्यूज, अब टिश्यूज किसके बने हैं, सेल्स के। तो मैं कहता हूं कि इसके अंदर जाइलम और फ्लोएम के अंदर कुछ सेल्स हैं, जैसे मैं आपसे कहता हूं वो हैं कोलनकाइमा सेल्स, कोलनकाइमा सेल्स। उसके बाद आता है जी स्क्लेरेनकाइमा सेल्स। तो बेटे ये सेल्स किस में पाए जाते हैं, इन टिश्यूज के अंदर। फिर आप इसी तरह देखें कि ये आपके पास लीफ एक ऑर्गन है, ये ऑर्गन है, इसके अंदर भी क्या होंगे टिश्यूज, जैसे मेसोफिल टिश्यूज हैं, और उनके जो सेल्स हैं उनको हम कह देते हैं पैरेनकाइमा, पैरेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। अब ये मैंने आपको बताया कि स्टेम के ऑर्गन्स के अंदर एग्जांपल दिए हैं, ये मैंने बताया लीफ के अंदर। और इसी तरह बेटा ये प्लांट है, ये जो प्लांट ये बढ़ता भी है, ग्रो ऊपर की तरफ भी बढ़ता है, और उसकी विड्थ मतलब उसकी चौड़ाई भी बढ़ती है, गिर्थ उसकी मोटाई बढ़ती है। तो वो जो बढ़ने वाला काम वो तभी होगा अगर सेल डिवाइड करेगा। तो सेल डिवीजन वाली वो जगह होती है, उसको हम कहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। और वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज किसके बने हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल्स के। तो यहाँ पे लिखते हैं आपके ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स, मेरिस्टेमेटिक सेल्स, ठीक है। अब ये जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स इनका काम क्या है, वो डिवीजन करना। तो बच्चे इसमें देखें, ये जो कोलन काइमा और स्क्लेरन काइमा जो कि जाइलम और फ्लोएम के अंदर पाए जा रहे हैं, इनका काम है बॉडी को या सॉरी जाइलम और फ्लोएम को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, मतलब उसको ताकत देना। आप जानते हैं कि ग्रेविटी हर चीज को नीचे की तरफ खींचती है, ग्रेविटी हर चीज को नीचे की तरफ खींचती है, लेकिन इसने प्लांट ने तो खड़े रहना है। अगर आपने प्लांट को खड़े रखना है तो अल्लाह ताला ने इनके अंदर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने वाली टिश्यूज बना दी हैं। और वो कौन कौन, सॉरी सेल्स बना दी हैं, स्क्लेरन काइमा और कोलन काइमा। वो क्या करते हैं, वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से ये ग्रेविटी के अगेंस्ट खड़ा रहता है। और सेम एज इट ये हमने देख लिया कि ये इनका काम है, कोलन काइमा का सेल्स का भी काम है, स्क्लेरन काइमा सेल्स का भी काम है। बेटा पेरन काइमा सेल्स क्या करते हैं, ये फूड को स्टोर करते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं जी रूट है, रूट के अंदर भी तो फूड स्टोर होती है, तो वहां पर ये पाए जाएंगे, ठीक है। और भी प्लांट की जिस जिस डिफरेंट पार्ट्स में फूड स्टोर होगी वहां पर कौन से सेल्स पाए जाएंगे, वहां पर पाए जाएंगे पेरन काइमा सेल्स। और क्लोरन काइमा सेल्स, बेटा क्लोरन काइमा सेल्स क्लोरोफिल से नेम निकला है। तो क्लोरोफिल क्या है, जो लाइट को ऑब्जॉर्व करता है और फोटोसिंथेसिस करता है। चूंकि बच्चों को फोटोसिंथेसिस करता है तो उसका मतलब फिर मैं एक बात कह दूंगा कि भाई ये क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस करवाएंगे। उसके बाद आ जाए जी मेरिस्टेमेटिक सेल्स। मेरिस्टेमेटिक सेल्स क्या करते हैं, डिवीजन करते हैं, डिवीजन टूटते हैं, टूटने की वजह से नए सेल्स बनते हैं। इस तरह प्लांट की विड्थ भी बढ़ती है और हाइट भी बढ़ती है। तो एक्चुअली आपने देखा कि प्लांट्स के अंदर भी, प्लांट्स हम बड़े से
छोटे लेवल तक, मतलब सेल तक गए हैं, तो हमें पता चला है कि डिफरेंट सेल्स डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं। अब आ जाइए नेक्स्ट, डिवीजन ऑफ द लेबर। बेटा डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब है काम को तकसीम कर देना। जैसे स्टमक के सेल्स थे, उनका काम सिर्फ एक था, फूड की डाइजेशन करना। हार्ट के सेल्स थे, उनका काम था ब्लड को पंप करना। उस तरह इसका मतलब मैं ये कहूंगा कि ये हर अल्लाह ताला ने जो इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई है कि डिफरेंट ऑर्गन्स की जो सेल्स हैं वो आपस में तो इकट्ठे काम कर रहे हैं, लेकिन डिफरेंट ऑर्गन्स के सेल्स से जो दूसरे ऑर्गन के सेल हैं वो अपने आप में अलग काम कर रहे हैं। जैसे स्टमक के सेल्स ब्रेन से अलग काम करते हैं, ब्रेन के सेल्स हार्ट से अलग काम करते हैं। तो ये जो काम तकसीम किया गया है इसको हम कहते हैं डिवीजन ऑफ द लेबर। अल्लाह ताला ने मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ये डिवीजन ऑफ लेबर बनाई हुई है। मतलब एक सेल्स में क्या किया हुआ है कि तकसीम किया है कि भाई आपने ये काम करना है, आपने ये काम करना है, आपने ये काम करना है। अगर मैं कहता हूं सिर्फ हार्ट होता तो क्या हार्ट फूड को डाइजेस्ट करता, या हार्ट ब्लड को पंप करता, या वो थिंकिंग वाला काम करता है, या वो ब्लड फिल्ट्रेशन वाला काम करता है? ऐसा नहीं है। डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, वो डिफरेंट ऑर्गन्स अपने अपने अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, और इस वजह से हम कहते हैं कि ये काम तकसीम हो गया है। इसको हम कहते हैं डिवीजन ऑफ द लेबर। और ये हमने जो है ना वो साबित कर दी है कि जो हमारी डिवीजन ऑफ लेबर भी होती है, जो सेल का स्ट्रक्चर यूनिट भी होता है, सॉरी बॉडी का स्ट्रक्चर यूनिट भी होता है सेल, और फंक्शनल यूनिट भी होता है। और इसको यूनिट क्यों कहते हैं ये हमने एक्सप्लेन किया है। यहां तक था आज हमारा ये लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।